हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड डूइंग योर स्टडीज वेरी वेल। तो दोस्तों, यू मस्ट हैव रेड द टाइटल कि वीडियो किस पे होने वाली है। तो इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं बेसिक्स अबाउट द सब्जेक्ट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद इसको आपको कैसे कवर करना है, क्योंकि अभी आपके कुछ ही समय रह गया, 50 दिन रह गए आपके एग्जाम के। सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न और ये सब्जेक्ट ईजी है या मुश्किल है, इस पे क्या थॉट्स हैं, ठीक है। तो इस पे हमारा ये बेसिक डिस्कशन रहेगा। सर, आप जो मेरे क्लास के बच्चे हैं उनका डिस्कशन आ रहा होगा, उनके दिमाग में ये पॉइंट आ रहा होगा, सर ये चीज़ें तो आपने पहले बता दी हैं, तो आप क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे पास भी क्वेरीज आ रही हैं और अब बच्चे आना स्टार्ट ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि देखो ये थ्योरी सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चे अब आ रहे हैं, राइट। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में बच्चे ज़्यादातर लेट ही आते हैं। यू नो दैट एंड आई नो दैट, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं भी कभी स्टूडेंट था। सो आई नो द फैक्ट कि बच्चे इन सब्जेक्टों को बहुत लाइटली लेते हैं, बट अब वो लाइटली लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द सब्जेक्ट, एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न देख लेंगे। उसके बाद हम इसका थोड़ा सा देख लेंगे कि आप इसको जल्दी से जल्दी कैसे कवर कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करते हुए चलेंगे कि सब्जेक्ट में क्या ईजी है, क्या मुश्किल है, थोड़ा बहुत। चलिए दोस्तों, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ सेमेस्टर 6 कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेम 6 का सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। सो पहले ये हो करता था ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सॉरी टू टेल यू, जो क्लास के बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे सर ये बार बार आप रिपीट कराते हो, बट क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते उनको बताना जरूरी है, तभी वो समझ पाएंगे सब्जेक्ट की डेप्थनेस कितनी है। तो पहले सब्जेक्ट हुआ करता था ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट अब ऑडिटिंग अलग हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहां पे आ गया। ऑडिटिंग सेमेस्टर 5 में चला गया एज नॉन कोर सब्जेक्ट। क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें, आप समझते जाइए। पहले दोस्तों सब्जेक्ट थोड़ा सा इजी हुआ करता था एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि वो ज्यादातर पार्ट ऑडिटिंग का करके चले जाते थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ज्यादातर पार्ट को छोड़कर चले जाते थे, और वो एग्जाम में बस ये सोचते थे कि हम पास हो जाएं। बट दोस्तों, मैं पास होने के लिए सिर्फ नहीं पढ़ना, ये आपका वो समय है, आप इस सब्जेक्ट में भी अगर अच्छे नंबर लाओगे तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप कल को कोई और कोर्स करना है या फिर आपको जॉब में जाना है तो यू विल हैव अ गुड परसेंटेज। लेकिन ऐसा ना हो कि आपने 6 सेमेस्टर के ऑडिटिंग में जीएसटी में मेहनत कर ली, यानी जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा मेहनत कर ली, और इन सब्जेक्टों को आपने बाईपास करके इनमें बहुत ना के बराबर मेहनत की, सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए आप जा रहे हो, जिसकी वजह से कल को आपकी परसेंटेज ड्रॉप हो और कहीं और आगे आपको कोर्सेज वगैरह करने में दिक्कतें हो। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत हो गया ज्ञान, लेट डिस्कस अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट। दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। कैसे कैसे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, मोटा मोटा एक एक चैप्टर तो आपको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते। यूनिट नंबर 1, कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये बेसिक्स जो हैं मैं अपने तरफ से लिखवा देता हूं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बेसिक्स ऑफ सीजी यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, इसके अंदर से रिलेटेड बेसिक चीजें क्या हैं, थियरीज क्या हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में किस किस तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, मॉडल्स क्या हैं, ये सारा आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, इसी से आपका बेस बनेगा। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि आप कॉर्पोरेट लॉ आपने पहले पढ़ा होगा, भूल गए होंगे। ऑडिटिंग आपने सेमेस्टर 5 में पता नहीं वो ऑप्शन में लिया होगा नहीं लिया होगा, वी डोंट नो। तो आपका बेसिक इसी पे डिपेंड करेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, ये आप कवर करेंगे तभी सब्जेक्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। दूसरा, यूनिट नंबर 2, कुछ इश्यूज और चैलेंजेस, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंपनियों के ऊपर लागू करने में। हो सकता है आपके दिमाग से थोड़ा सा ऊपर जा रहा हो, जिन्होंने सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सुना है, मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। जब आप इसको पढ़ेंगे तब आप मेरी बात और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी के लिए बस आप समझ लीजिए कि मैं ओवरव्यू में आपको क्या क्या चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें क्या है, जो भी आपका बेसिक्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इससे रिलेटेड जो टेक्निकल चीजें हैं, जो दिक्कतें हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंपनियों पे लागू करने में, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आई वुड से इट अ टेक्निकल यूनिट। यूनिट नंबर 1 बेसिक, यूनिट नंबर 2 मोर ऑफ अ टेक्निकल।
यहाँ पे यानी कुछ कुछ चीजें आपको टेक्निकली याद रखनी पड़ेगी कि बोर्ड स्ट्रक्चर होता क्या है, बोर्ड कमिटीज कौन कौन सी होती है, उसकी लिमिट्स क्या है, ये सारी चीजें, थोड़ा टेक्निकल पार्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 3, 4 और 5, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं यूनिट नंबर 5, सॉरी चैप्टर नंबर 15 और पूरी की पूरी यूनिट नंबर 4, ये क्या है, इसमें डिस्कशन किया गया है इंडिया और इंडिया से बाहर जो भी फ्रॉड्स हुए हैं, बड़े बड़े कंपनियों ने फ्रॉड्स किए हैं, जैसे एग्जांपल किंगफिशर एयरलाइन, सुना होगा आपने विजय माल्या का नाम, ठीक है, हो सकता है आपने सुना हो। तो ऐसे फ्रॉड्स इतने सारे जो इंडिया में भी हुए हैं, बाहर भी हुए हैं, ठीक है। इंडिया में सत्यम कंप्यूटर, ये फ्रॉड भी सुना होगा आपने। तो ये जो फ्रॉड्स हैं इनका डिस्कशन है, इन फ्रॉड्स में आप पढ़ेंगे कि ये फ्रॉड हुआ कैसे स्टार्टिंग से, कि उस कंपनी का ऑनर कौन थे, फिर उस कंपनी को बड़ा कैसे किया गया, उसको और बड़ा करने के लिए, कंपनी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या क्या गलत कदम उठाए गए, यानी क्या क्या फ्रॉड किए गए, फिर वो फ्रॉड बाहर कैसे आए, उसके बाद उस पर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया और कंपनी कैसे बंद हुई। ये सारे डिस्कशन आप इसमें चैप्टर नंबर 15 में और चैप्टर यूनिट नंबर 4 में पढ़ोगे। तो इसको आई वुड से मोर ऑफ ए स्टोरी, स्टोरीज ऑफ फ्रॉड। सर मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, आप जब इनको पढ़ेंगे, चाहे सेल्फ पढ़े चाहे क्लासेस से पढ़े, अपने दिमाग में ये कॉन्शियसनेस में लेके चलना कि ये हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं। स्टोरी स्टार्टिंग से एंड तक आपको याद होनी चाहिए कि इस वाले कंपनी के फ्रॉड में, किंगफिशर फ्रॉड में पहले ये हुआ था, पहले माल्या के पिताजी कंपनी के मालिक थे, फिर उसके बाद वो आए, फिर उन्होंने कितना आगे बढ़ाया, फिर क्या क्या गलतियां की, क्या क्या फ्रॉड किए, फिर वो फ्रॉड पकड़े कैसे गए और अंत में उस कंपनी का क्या हुआ। आपको इस वे में इसको पढ़ना है और याद रखना है। इसी वे में आपको पेपर में भी ये लिखने को आएगा। उसके बाद सर बचा आपका यूनिट नंबर 16 और सॉरी चैप्टर नंबर 16 एंड यूनिट नंबर 5। इसमें क्या है, तो जो फ्रॉड्स हमने ऊपर पढ़े होंगे, इनमें फ्रॉड्स के बाद वहां की गवर्नमेंट ने या फिर इंडिया में या फिर आगे कुछ कमिटीज ने क्या क्या एक्शन लिए, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, यानी इनमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ताकि ये जो फ्रॉड हुए थे ऐसे फ्रॉड आगे से ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका ओवरऑल सब्जेक्ट का एक मोटा मोटा ओवरव्यू कि सब्जेक्ट में क्या है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार इसका एग्जाम पैटर्न। अगेन जो क्लास के बच्चे होंगे वो मुझे पक्का कोस रहे होंगे, सर आप इसको हमको बता चुके हैं सारी चीजें। तो देखो दोस्तों, एक मिनट और एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी मोटा मोटा इन सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। सर इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी यूनिट है, क्योंकि आप में से जो बच्चे लेटर ऑन ये वीडियो देखेंगे या फिर बहुत एंड में जाके 30 दिन पहले 20 दिन पहले सोचे, बहुत से बच्चे वो भी होंगे, वो प्लीज मत करना, ये वो सब्जेक्ट नहीं रह गया, ये अब थोड़ा बदल गया है। प्लीज जो बच्चे को दिमाग में ये हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो जिन्होंने वीडियो ना देखी हो या क्लास ना ले रहे हो, लाइटली ले रहे हो, प्लीज उनको ये जरूर समझाना। अच्छी बात क्या है, एग्जाम पैटर्न, क्योंकि ये सब्जेक्ट लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है, नया है 2025 में, तो इसमें एग्जाम पैटर्न अलग है। प्लस इसमें अच्छी बात क्या निकल के आई, सब कुछ करा हुआ है बराबर बराबर से। तो मोटा मोटा एग्जाम का पैटर्न ऑल्दो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, 20 मार्क्स का हर एक यूनिट है। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। ईच यूनिट ऑफ 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। क्वेश्चन आता है आपका 18 मार्क का एक, वो भी आगे बताता हूं। अब 20 मार्क्स का एक यूनिट हुआ, यानी 100 नंबर का पेपर, जिसमें से 90 नंबर का आपको पेपर आएगा, 10 नंबर का जो भी आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे। द बेस्ट पार्ट इज, जो कि एग्जाम पैटर्न से पता चला है पिछले वाले से, सबको कवर किया गया है बराबर बराबर लगभग, किसी का 4 नंबर 5 नंबर ऊपर, किसी का नीचे, ऑल दो सब कुछ कवर्ड है। चाहूं तो मैं ये बोल दूं कि ये वाला ज्यादा कर लो, ये वाला कम कर लो, लेकिन नहीं दोस्तों,
इसमें सब कवर कर रखा है। अगर आप एग्जाम पैटर्न लास्ट वाला पेपर देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें सब यूनिट में से बराबरी से लगभग पूछा हुआ है। तो आप हल्के में नहीं ले सकते। पहले होता था, जैसे मैंने पहले बताया, ऑडिटिंग जब इसमें था तो ऑडिटिंग का पार्ट बच्चे ज़्यादा करके चले जाते थे, सोचते थे 50-50% इसमें से करके आएंगे, हमारे 40% पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, बात खत्म। दोस्तों यहाँ अब ऐसा नहीं है, तो प्लीज़ इसको हल्के में ना ले। जैसे भी आपको पढ़ना है अभी से स्टार्ट कर दो, अदरवाइज आप इस सब्जेक्ट में पीछे चले जाते जाओगे और जिसकी वजह से आपके मार्क्स में कमी आएगी। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। लेकिन स्टडी में पीछे चले जाओगे, वो मैं नहीं चाहता कि आपको जैसे मर्जी स्टार्ट करना है। चलिए दोस्तों, सर आपने बताया 100 मार्क्स का वेटेज यानी 20-20 नंबर का हर चैप्टर का, जिसमें से आप माइनस कर लो 10 नंबर, तो ये आपका आ गया 90 मार्क्स का आपका आएगा पेपर। ठीक है, लास्ट में एक चीज और बताऊंगा आपको अबाउट ये चीजें, बट अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड करते हैं। आपके आएंगे दोस्तों पांच फुल फ्लैश क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हर क्वेश्चन के आपके 2 पार्ट होंगे। सिर्फ मैं इसे समझा देता हूं कैसे होगा सर। मार्क्स एक 9 नंबर का होगा, दूसरा 9 नंबर का होगा। अभी तक हमारा पैटर्न यही बना है। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है जो एक पेपर में था अभी, एक 9 मार्क्स का था, एक 4.5, एक 4.5। ठीक है, सॉरी इसको मैं ऐसा करता हूँ A एंड ए बी, यानी बी के भी 2 पार्ट कर दिए थे, 4.5 नंबर 4.5 नंबर। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि अभी तक नहीं आया, कि 3 पार्ट पूछ ले जाएं A B C 6-6 नंबर के, बट अभी तक हमारा पैटर्न एग्जाम का यही रहा है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए वापस आते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सी यूनिट आप एक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब में से क्वेश्चन बहुत अच्छे से अब ड्यू बनाने लग गया है। आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर कर रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। ये आप कुछ बच्चों के हिसाब से कह दो ये खराब चीज़ है। अब सर कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेरी और आती है हमारे पास कि सर इसको कैसे पढ़ें, पहले ये वाली यूनिट पढ़ लें कि ये वाली यूनिट पढ़ लें कि ये वाली यूनिट पढ़ लें। तो देखो, हमने जो अपने क्लासेस में कवर किया बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे आपके बुक में गिवन है, और ऐसे ही करना चाहिए इस सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट का रन ही ऐसा है। ये उन सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि ये वाला टॉपिक छोड़ दिया और दूसरा टॉपिक को स्टार्ट कर लिया तो आपको अंडरस्टैंडिंग बराबर आ जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद इसका टेक्निकल पार्ट, ये टेक्निकल पार्ट पता होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते क्या हैं। अगर आपको ये पता होगा तब आप समझ पाओगे कि मान लो किंगफिशर में कोई फ्रॉड हुआ था तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सही किया था कि नहीं किया था। समझ रहे हो? तो अगर आपको पढ़ना जेन्युइनली आप इसी तरीके से पढ़ना। लेकिन एक एक्सेप्शन मैं बता रहा हूं, जस्ट मैं इसके फेवर में भी नहीं हूं पूरी तरह। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो आप ये स्टोरी वाले भी अलग से पढ़ सकते हैं, यानी पहले कवर अगर किसी को कवर करना है तो। अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड दिस कि ये फ्रॉड वाले चैप्टर आप ये तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ ये पढ़ ही रहे हैं, ये तो आप क्लासेस ले रहे हैं या कहीं से पढ़ रहे हैं साथ में आप इसके साथ में ये फ्रॉड्स की स्टोरीज भी पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मान लो ये चैप्टर नंबर 4 का ये एंग्लो सैक्सन मॉडल पढ़ लिया, अब आपका मन नहीं कर रहा या फिर आप कुछ और पढ़ना चाहते हो, ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, तो आप क्या करो, इनमें से कोई एक फ्रॉड उठा लो, वो फ्रॉड पढ़ डालो। आप ये कर सकते हो। अदरवाइज आप इसी सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे यूनिट वाइज। डीयू की बुक में बस क्या कर रखा है, आपकी यूनिट नंबर 5 ऊपर दे रखी है और यूनिट नंबर 4 जो हमने लिखा है ये वाली नीचे दे रखी है। बस मैंने ये चेंज किया कि पहले यूनिट नंबर 4 आनी चाहिए फिर 5 आनी चाहिए। उसका भी रीजन है, जब तक आप फ्रॉड नहीं पढ़ोगे, ये सारे, तब तक आप ये कैसे जानोगे इन फ्रॉड के ऊपर क्या क्या लॉ बने हैं।
तो ये बस हमारी बुक में हमारे पैटर्न में अलग है, जो कि बहुत जेन्युइन है। अदरवाइज सब कुछ सेम जो आपके सिलेबस में वो दे रखा है। एक दो जगह क्या है दोस्तों कि आपकी बुक में नहीं है, जो हमने कवर करा रखा है वो पेपर में आता है। एक जगह ऐसा हुआ भी है कि जो बुक में नहीं है, हमने भी कवर नहीं करा रखा, लेकिन आपके पेपर में आ गया है। वो मैं कभी एग्जाम पेपर डिस्कस करूंगा तब बता दूंगा। ऑल्दो वो अब उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन इस बार आने के ना के बराबर चांसेस। बट स्टिल मैं अभी कभी एग्जाम से पहले आपका कोई वीडियो कवर करूंगा जिसमें एग्जाम के पेपर डिस्कस करने वाले हम, उसमें मैं आपको वो चीज़ ही बता दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हमने कर लिया अबाउट सब्जेक्ट एंड इट्स एग्जाम पैटर्न। अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। सर अगर हमें क्लासेस से पढ़ते हैं तो हमें कितना समय लगेगा? तो दोस्तों इस बार की क्लासेस हमारी खत्म हो जाएंगी 22 या 23 घंटे के अंदर मैक्सिमम, विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग इन योर सब्जेक्ट इन योर सिलेबस विद रिवीजन। 22 से 23 घंटे में खत्म। अभी आपके पास 50 दिन पड़े हैं, आप 2 क्लासेस भी एक दिन में लोगे या फिर एक क्लास भी एक दिन में लोगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। अगर मैं आर्ली के हिसाब से बात करूं, आवर के हिसाब से बात करूं, आप आधे घंटे भी रोज पढ़ोगे, क्योंकि वो तो कहने की बात होती है, आधे घंटा भी पढ़ते नहीं तो एक क्लास देखोगे आप कम से कम है। आप उस हिसाब से भी चलोगे, आधा घंटा भी पढ़ के चलोगे या एक दिन में 2 क्लास भी पढ़ के चलोगे, कम से कम भी टाइम दोगे तो भी सब्जेक्ट आराम से कवर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज इसको ऐसे ही मत लो, इसमें ढील मत दो। दिस सब्जेक्ट कैन डिक्रीज योर ओवरऑल परसेंटेज इन योर ग्रेजुएशन। प्लीज मत लेना हल्के में इसको, ये हल्का सब्जेक्ट नहीं है। जिन बच्चों को ये चाहिए कि हाँ भाई लास्ट में अपना पासिंग मार्क्स आ जाए, बात खत्म, वो कर लो भैया, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहता। बट मान लीजिए किसी ने जीएसटी में मेहनत कर ली, जीएसटी में लिया है वो 70%, 80% लिया है, 90% नंबर लिया है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उसके नंबर सिर्फ पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, 40% आ रहे हैं, तो इसकी वजह से वो 90% रिड्यूस नहीं होगा। ओवरऑल परसेंटेज आपके कितनी आ जाएगी? 50-55 में डिपेंड करेगी कि दूसरे सब्जेक्ट को मिला के 50-55 60 तक सीमित हो जाएगी। मान लो किसी की 55 पे रुक गई बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट, उसको कल को कोई और प्रोफेशनल कोर्स करना है जहां पे 60% की रिक्वायरमेंट है, तब वो बच्चा क्या करेगा? तो जितना भी आपका समय अभी बचा है, प्लीज अपना समय झोंक दीजिए अपने एग्जाम में, अपने सब्जेक्ट्स में। कुछ दिन की बात है, एक आप अच्छी परसेंटेज लेके कल को कहीं जॉब पे जाएंगे या फिर फर्दर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह करेंगे, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ये 1-2 महीने जो है आप अच्छे से मेहनत कर लो, इसको बिल्कुल भी ढील मत दो प्लीज दोस्तों, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चाहे आप जिससे पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर। एक लास्ट पॉइंट रह गया मेरे पास। सर आप बहुत ज्ञान देते हो बीच बीच में, सॉरी क्या करूं, आदत पड़ गई है। सर हम कैसे पढ़ें इसको? जो सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में ज्यादातर क्वेश्चन आता है, तो जो सेल्फ स्टडी वाले हैं और जो क्लासेस वाले हैं या जो क्लास लेने वाले, सबके लिए बता रहा हूं। आप जो क्लासेस वाले हैं वो क्लास के नोट्स, जो क्लास लेने वाले हैं क्लास के नोट्स, जो सेल्फ स्टडी पढ़ने वाले हैं वो इसकी जगह क्या कर सकते हैं, कोई एक राइटर की बुक, जैसे आप टैक्समैन की बुक ले सकते हो या जो भी मार्केट में आपको लगता है, लेकिन नहीं लेना, सबसे बड़ी बात, क्योंकि सब्जेक्ट नया है तो नहीं लेना। 1 साल पुरानी होगी, 2025 की होगी तो चलेगी, लेकिन वो भी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी सर? क्योंकि वो सब्जेक्ट नया नया आया था और जब वो बुक्स प्रिंट हुई थी, जब वो बुक मार्केट में प्रिंट हुई थी, उस टाइम तक डीयू का सिलेबस प्रॉपरली नहीं आया था। तो राइटर्स ने भी अपने पुराने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऑडिटिंग के टाइम पे जो कंटेंट था उसी के बेस पे अपनी बुक बना दी थी। तो प्लीज प्लीज न्यू बुक ही लेना, थोड़े पैसे खर्च कर लो इधर उधर से करके, पर प्लीज गो फॉर द न्यू बुक ओनली। अगर आपको अपने सिलेबस से अलाइंड रहना है तो एक तो आपको ये करना ही करना है, ठीक है। मैंने क्लास के बच्चों के लिए बता दिया और जो क्लास नहीं लेना चाहते, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए बता दिया। क्लास वाले बच्चे भी कोई ना कोई बुक रेफर कर सकते हैं, मैं बोलता भी हूं, जिनको रेफर करनी है तो बुक रेफर कर लो। इसके साथ साथ आपको लेना है 10 ईयर। 10 ईयर मतलब अभी तो 1 ही साल हुआ, 10 ईयर में कैसे आ जाएंगे सारे क्वेश्चन? तो देखो,
जो 10 ईयर से एक बात तो है, लास्ट ईयर का आपको पेपर मिल जाएंगे, प्रोग्राम के भी ऑनर्स के भी, उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया होगा। प्लस 10 ईयर में अब का जो टॉपिक्स हैं, यानी ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये वाले जो टॉपिक्स अभी भी हैं और जो पहले भी थे इनमें से, उनके बेस पे जो क्वेश्चंस आए उनकी आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस होगी। मुझे पता है बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो वो सारी चीजें मैं कवर खुद ही करा रहा हूं। तो प्लीज ये आपका बेसिक पैटर्न रहेगा। इसको बहुत से टीचर क्या बोलते हैं कि नहीं हमारी बुक पढ़ ली बहुत है, 10 ईयर मत पढ़ना। मैं नहीं करता ये रिकमेंड। हमारे नोट्स मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, मोर देन सफिशिएंट। हमने जहां पे बहुत ज्यादा लिखा हुआ उसको थोड़ा कंसाइज किया हो, जहां पे बिल्कुल ही 1-2 लाइन में लिखा उसको थोड़ा बड़ा किया, ताकि आप एग्जाम में एक डिसेंटली पैराग्राफ लिख पाए। कहीं कहीं पे आपको उसमें अपना दिमाग लगा के बढ़ाना पड़ रहा है। मान लो कोई क्वेश्चन ही 4 नंबर का है, पेपर में 9 नंबर का आ गया, टॉपिक आपकी बुक का इतना सही है, तो आप क्या करोगे? तब वहां पे आप अपना दिमाग चलाओगे, जो कि हमने क्लासेस में डिस्कस किया हो, टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस किया हो कि इस क्वेश्चन को अगर बड़ा बनाना है तो आप कैसे करोगे। मूविंग ऑन द जो हम डिस्कस कर रहे थे, आपको बुक के साथ या फिर क्लास नोट्स के साथ 10 ईयर जरूर से जरूर रेफर करना है। रीजन बीइंग, इससे आपको एक आइडिया होता है कि एग्जाम में जाके आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि आपको पढ़ा दिया, नॉलेज दे दी, हाँ ठीक है। नहीं यार, आपको जब तक आप एग्जाम में नंबर नहीं लाओगे, आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता। मेरा काम ये भी है साथ में आपको बताना कि आप एग्जाम में कैसे ज्यादा नंबर ला पाओ। मैं उन बच्चों की तरह नहीं चाहता कि जो बोलते हैं कि हाँ यार मेरे दोस्त का तो बहुत अच्छे नॉलेजेबल बंदा था, लेकिन एट द एंड उसके नंबर नहीं आए। सर नंबर क्यों नहीं आए? यानी वो एग्जाम को जो अटेम्प्ट करना है वहां पे उस बच्चे ने प्लानिंग सही से नहीं की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज ध्यान रखना एंड प्लीज स्टार्ट योर स्टडी। कुछ ही दिन आपके बच्चे हैं, इस सब्जेक्ट को हल्के मत लीजिए, इसको अभी से स्टार्ट कीजिए, इसके 10 ईयर रेफर कीजिए, नोट्स रेफर कीजिए, बुक रेफर कीजिए और सब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी खत्म कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे इसका रिवीजन का टाइम बच जाए। सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको, थ्योरी भी है प्लस टेक्निकल पार्ट भी है, और इनमें से चीजें भी जब आप पढ़ोगे तो वहां पे बीच बीच में टेक्निकलिटी आएंगी। वो टेक्निकलिटी जो आएंगी वो चीज आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीज ध्यान में रखते हुए मैं बोल रहा हूं आपसे, इस पर ज्यादा डिले मत करना। प्लीज स्टार्ट द क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल। तो दोस्तों थैंक यू, बाय। और कोई भी क्वेरी हो तो आप टीम से कनेक्ट कर सकते हो क्वेरीज के लिए। चलिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।